तरीके से। तो नीट 2025 में अपने को एक सीट चाहिए। अभी हमारी क्लास में 5.8 के बच्चे मतलब लगभग 5800 बच्चा बैठा है, तो 5800 बच्चों को सबको एक एक सीट चाहिए, तो 5800 सीट तो सरकारी बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो तुम अपनी एक सीट रिजर्व करनी है तुम्हें। अब वो कैसे रिजर्व करनी है उसके लिए मेरे को छोटी छोटी सी चीजें जाननी है, जो बेटा मैं तुम्हें पहली ही क्लास में बताना चाहती हूँ। ठीक है, और वो छोटी छोटी सी चीजें कुछ ऐसी रहेंगी अपनी। देखो, सबसे पहले जूलॉजी की बात करते हैं। हमने जूलॉजी में यानी कि जंतु विज्ञान में कितना स्कोर करना है, जल्दी बता दो। अपना जूलॉजी का टारगेट हमने क्या रखा है 2025 में? जूलॉजी में कितना स्कोर करने वाले हैं, जल्दी से बताइए मुझे। यस, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में हमने कितना टारगेट रखा है नीट 2025 में? कितना स्कोर करना है हमें, जल्दी बता दो मुझे बेटा। पहली क्लास सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन क्लास भी होती है, तो यहीं पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताऊंगी बेटा नीट 2025 में आपको जूलॉजी में। यस, अपने को 180 स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है अपने को? 180 ऑन 180। और इस साल का पेपर तुम लोगों ने देखा ही है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये भी हम सबको पता है। ठीक है, इस साल ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके 720 नंबर आ रहे हैं, तुम लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी, है ना। उन 720 वाले तो ओके, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 700 से ऊपर आ रहे हैं। कैन यू बिलीव? तो जिस किसी के भी 700 से ऊपर आ रहे हैं मतलब पक्का है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो 180 स्कोर कर ही रहे हैं, और वो सब्जेक्ट अपना जूलॉजी है। ठीक है, और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो 650 स्कोर कर रहे हैं, 620 स्कोर कर रहे हैं, 670 स्कोर कर रहे हैं, 600 स्कोर कर रहे हैं, उनके भी जूलॉजी में 180 नंबर है। और ऐसे भी कई सारे बच्चे जिनके टोटल स्कोर मैडम हम इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाए, हम इस बार मैडम 450 हमारे नंबर आ रहे हैं, मैडम इस बार हमारे 300 नंबर आ रहे हैं, मैडम इस बार हमारे 500 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जूलॉजी में 180 में से 180 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो जूलॉजी का अपने को टारगेट रखना है 180, पहली चीज। ठीक है, अब इसके लिए छोटी छोटी सी मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि मैम, अच्छा एक बच्चा मैडम पेपर लीक हो गया था। पहली बात तो ऐसी एनटीए ने अब तक कोई खबर नहीं दी है। दूसरी बात, अगर पेपर लीक हुआ भी तो 35 बच्चों को मिला ना, जैसा बिहार की न्यूज़ आई है 35 बच्चों को मिल रहा है ना। यहाँ तो 500-700 इनफैक्ट हजारों बच्चों के 180 नंबर आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैडम उन्होंने किताब लीक कर ली थी पूरी अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, उन्होंने पेपर लीक उनको नहीं मिला था, उन्होंने किताब को लीक करके अपने दिमाग में रख लिया था। आपने को भी वही करना है। ठीक है, पहली चीज 170 तो मैडम मेरे आ रहे हैं, वाओ, अगले साल अपन इसको 180 करेंगे। ठीक है, अगर आप फिर से टॉप दे रहे हो तो। दूसरी चीज बेटा जो आप सभी के दिमाग में रहती है कि मैडम क्या हिंदी माध्यम वाले बच्चे नीट क्रैक कर सकते हैं? क्या हिंदी माध्यम में ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नीट में सिलेक्शन होता है? तो मैं फिर बोलूंगी कि हाँ, कभी भी कोई भी माध्यम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बंगाली मीडियम वाला नीट में सिलेक्ट नहीं होता है, कि ओडिया मीडियम वाला नीट में सिलेक्ट नहीं होता है, कि हिंदी वाला सिलेक्ट नहीं होता है, कि इंग्लिश वाली हर साल टॉप करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके मन का वहम है और आपका खुद पर शायद डाउट है, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो मीडियम कभी भी आपके सिलेक्शन में बैरियर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। इस साल ऐसे कई बच्चे हैं, मैं एक बच्चे का नाम भी ले लूंगी जिसका मतलब ये मेरा पुराना बच्चा है, करण नाम है इसका। मुझे सरप्राइज दिन अचानक से मैसेज करता व्हाट्सएप पे, उसके पास पुराना बच्चा नंबर था। ठीक है, कि मैम मेरे 670 नंबर बन रहे हैं। आई वाज लाइक सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो ही वाज लाइक कि मैम मैं करण वहां पर आपसे पढ़ता था। मैंने कहा अच्छा, तुम तो हिंदी मीडियम के हो, राजस्थान से हो तुम वही ना? तो ही वाज लाइक यस मैम। मैंने कहा देखो मैं अपने बच्चों को पहले तो भूलती नहीं हूं, है ना, एकदम से कोई अननोन नंबर से मैसेज पूछना तो पड़ेगा, लेकिन तो उसके 670 नंबर आए हैं। ठीक है, अपने पीडब्ल्यू से बेटा भी रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा सेलिब्रेशन में कि कितने बच्चे हिंदी मीडियम के जिनके 650 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 650 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वो बात हो रही है कि इस साल कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। चलिए, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैडम हम हिंदी मीडियम वाले हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी हमारा सिलेक्शन भी होगा और हमारी रैंक भी आएगी। ठीक है, ये चीज अपने मन में बिठा लो आज और अभी कि हमारा सिलेक्शन भी होगा और हम अच्छी रैंक लेकर के सिलेक्शन देंगे। हम सिर्फ बॉर्डर पर आके बस यूनिफॉर्म सिलेक्शन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम खुशी खुशी बताओगे मैडम 700 नंबर आ रहे हैं, मैडम 710, मैडम 720, मैडम 680, और वही बेटा खुशी होती है। ठीक है, तो हम सिलेक्शन भी लेंगे, साथ ही साथ हम रैंक भी लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज एक और बात बेटा जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ वो ये, क्योंकि तुम लोग ना अभी भोले नादान परिंदे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा नादान हो यार। मतलब तुम्हारे कमेंट्स देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत हंसी आती है कि तो वो डाउट से जो हमारे हुआ करते थे 6th-7th क्लास में, है ना, तो इसके वजह से बहुत छोटे हो। तो मैं स्टार्टिंग में ही कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताना चाहती हूँ यहाँ पर, वो ये कि बेटा आपको एक नोटबुक बनानी है। ठीक है, जिसमें हम क्लास के नोट्स लिखेंगे, पहली चीज। ठीक है, नोट्स क्लास के साथ हम बनाएंगे। क्लास के बाद बेटा हम उन्हीं नोट्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में आप सभी के पास होनी चाहिए, समझे या नहीं? किस किस के पास एनसीईआरटी है जल्दी से एक थम्स अप कर दो। यस मैडम हमारे पास है। जिसके पास नहीं है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, है ना, मेरी आपसे विनती रहेगी बेटा कि एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी होगी तो ही नीट निकाल पाओगे और तो ही बेटा आप जूलॉजी में या बॉटनी में नंबर स्कोर कर पाओगे। एनसीईआरटी तो चाहिए ही चाहिए। एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है कि मैडम ने ये बुक ले ली कैसे काम हो जाएगा, मैडम ने वो वाली बुक ले ली ऐसे हो जाएगा, नहीं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सबके पास चाहिए मुझे विदाउट एनी डाउट, समझे कि नहीं? ठीक है, और हमें क्या चाहिए इसके अलावा? हमें डेली मिलेंगी डीपीपीस। ठीक है, डेली मतलब ऑलमोस्ट डेली। कभी कभी ऐसा होगा जैसे आज पहली क्लास है, आज कोई डीपीपी नहीं है। ठीक है, कभी कभी कोई क्लासेस ऐसी होंगी जिनमें डीपीपी नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन जो भी डीपीपीस मिलेंगी, इन डीपीपीस को अगर आप कर सकते हैं तो इनको प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, प्रिंट मतलब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जितनी भी आपको डीपीपीस मिलती हैं आप उन डीपीपीस का प्रिंट आउट निकलवाइए, और एक चैप्टर में आपको कितनी भी कम होंगी तो कम से कम 3 से 4 डीपीपी मिलेंगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेटा आपको एक चैप्टर में 7 से 8 डीपीपी मिल सकती है। उन सारी डीपीपीस की एक आप फाइल बनाएंगे, समझे कि नहीं? आप एक फाइल या मैं बोल देती हूं फोल्डर। ठीक है, आप एक फाइल बनाएंगे या आप एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर आप अपनी सारी डीपीपीस रखेंगे। ठीक है, डीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बिल्कुल बताएंगे बेटा। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 12, है ना। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो भी आपको उस दिन क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी के बेसिस पर बेटा आपको डीपीपीस दी जाती हैं। इन डीपीपीस को सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आज की क्लास में मैडम ने सर ने जो पढ़ाया था वो तो भाई डन है अपना। ठीक है, और अगर डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे मतलब कहीं पर डाउट है तो चलो फिर से वापस लेक्चर देख लेते हैं। ठीक है, और हमें पूरी कोशिश इस बात पर रखनी है कि अपना किसी भी तरीके का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैडम 3 दिन की मैंने क्लास नहीं देखी है, मेरा तो मैडम बहुत बैकलॉग हो गया है। तो बेटा अगर बैकलॉग हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा इसके जिम्मेदार आप हैं, है ना। और फिर मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा मैडम मेरा इतना बैकलॉग हो गया बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फिर कुछ नहीं कर सकती, है ना। ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे बैकलॉग हो रहे हैं। और बैकलॉग हो क्यों रहे हैं यार? ऑनलाइन और ऑफलाइन का यही तो मतलब फर्क है। ऑल्दो ऑनलाइन के अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है, ऑफलाइन के अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है। दोनों में ना तो दोनों बहुत अच्छे ना ही दोनों खराब है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं। लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा बेटा ये होता है कि आप घूमने जा रहे हैं तो भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप शादी में गए हैं किसी की तो भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन नेटवर्क हर जगह मिलता है, क्लास अटेंड कर लो, हाँ या नहीं। लेकिन ऑफलाइन का नुकसान है। ऑफलाइन का नुकसान है अगर मैडम किसी की शादी में गए घूमने गए तो मैडम हम क्या करें 2 दिन कोचिंग नहीं जा पाए, और 2 दिन बाद जब आप कोचिंग जाओगे तो डेफिनेटली अगर आप पुराने नोट्स किसी से कॉपी भी कर लोगे तो भी आपको टीचर
टीचर के शब्द वो कभी सुनने को नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, हाँ या नहीं। यहाँ पर आपको जो टीचर बोल रहा है, आप चाहे आज देखो, चाहे 4 दिन बाद देखो, चाहे 40 दिन बाद देखो, आपको उन्हीं शब्दों में वही सारी बातें सुनाई देंगी, हाँ या नहीं, सुनाई देंगी ना, ठीक है। डीपीपी हिंदी में रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। अब यहाँ से बेटा एक बच्चों का डाउट आ रहा है, मैम हम पहले भी आपसे पढ़े हैं, हमारे पास पहले के भी नोट्स हैं, तो क्या हमें नोट्स फिर से बनाने की जरूरत है? नहीं, ठीक है। अगर किसी के पास पुराने नोट्स हैं, किसी के पास पुराने नोट्स हैं, तो वो भी मेरी तरफ से ओके है। मेरे सब्जेक्ट में आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम क्लासेस करेंगे उस टाइम पर आप कोशिश करिएगा कि पुराने नोट्स आपके सामने खुले हों, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे, हाँ मैडम जो पढ़ा रही है, मैडम ने पहले भी यही पढ़ाया था, और अपने को और ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि मैडम के एक दो शब्द बदले हैं, पहले तो मैडम ने ये कहा था, अब मैडम आज ये कह रही हैं, तो वहीं पर बेटा उस चीज को लिख लो। समझे या नहीं? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बढ़े आगे? यस, आगे बढ़े, चलिए थम्स अप कर दो मुझे। पर मैम हम तो सर से पढ़े, कोई बात नहीं बेटा, सर और मैडम अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं, सब टीचर्स एक ही चीज पढ़ाते हैं, बस सबके पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप सर से भी पढ़े बेटा, तो मेरी तरफ से आपको वो नोट्स भी चलेंगे, कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, अलग से बार बार मेहनत नोट्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम क्या हम नोट्स क्लास के बाद बना सकते हैं? तो बेटा मैं तो ये कहूंगी कि समंदर जैसा सिलेबस है तुम्हारा, समंदर जैसा, ठीक है। ऑल दो कहने के लिए हमारे लिए आसान है कि बेटा बहुत गिनी चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुम्हें फिजिक्स भी पढ़नी है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तुम्हें बॉटनी भी पढ़नी है, तुम्हें जूलॉजी भी पढ़नी है, समंदर जैसा सिलेबस है तुम्हारा। उस समंदर जैसे सिलेबस की एक बार तुम क्लास देखोगे डेली 6 घंटे, उसके बाद फिर तुम दोबारा उसी क्लास को देखोगे, फिर हम नोट्स बनाएंगे, उसमें फिर हम 6 घंटे बर्बाद करेंगे, फिर तुम पढ़ोगे कब मुझे बताना जरा, सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो मेरी बेटा बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दो बार क्लास को सिर्फ नोट्स बनाने और समझने के लिए अलग ना यूज करें, ठीक है। पहली बार जब मैं पढ़ाती हूँ मेरे साथ अगर आप नोट्स बना लेते हैं, तो दूसरी बार जब आप क्लास को देखेंगे, आप क्लास को 1.5x स्पीड पे 2x स्पीड पे देख सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा, है ना। तो समंदर जैसे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए कि 2 घंटे की क्लास अपन 1.5 घंटे में खत्म कर ले। हम 2 घंटे की क्लास को 4 घंटे में खत्म करेंगे, तो समंदर जैसा सिलेबस समंदर जैसे ही रह जाएगा, तुम नीट नहीं निकाल पाओगे। अपने को तो नीट निकालना है, अपने को जूलॉजी में 180 स्कोर करना है, और इसके लिए बेटा नोट्स आपको क्लास के साथ बनाने हैं, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम मेरे पास दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, तो क्या मुझे अपने यहाँ के मॉड्यूल्स लेने जरूरी है? नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स हैं, कहीं के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक साधारण बच्चा, एक वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हो रहा है, एक वो बच्चा जिसकी रैंक बना रही है, इन तीनों में जो अंतर होता है बेटा वो ये कि